माँ संस्कृताय मैं कौशलम साध विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर 10 यानी कि पार्ट 10 मदन मोहन मालवीय यह गद्य भारती का 10वां पार्ट, इसका परिचय और इस पाठ का सारांश जानेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है आप लोगों का ये, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका परिचय। जैसा कि परिचय में ऊपर लिखा हुआ है, पंडित मदन मोहन मालवीय एक अच्छे वकील, सफल कथावाचक, कुशल संपादक और सच्चे देशभक्त थे। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट। तो पंडित मदन मोहन मालवीय कैसे हटेगा? पंडित मदन मोहन मालवीय एक अच्छे वकील, सफल कथावाचक, कुशल संपादक और सच्चे देशभक्त थे। इनकी मानसिक तथा वैचारिक श्रेष्ठता को देखकर ही महात्मा गांधी इन्हें महामना कहकर संबोधित करते थे। ठीक, तो इनको महामना के नाम से कौन संबोधित करता था? महात्मा गांधी करते थे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय एक अच्छे वकील, सफल कथावाचक, कुशल संपादक और सच्चे देशभक्त थे। इनकी मानसिक तथा वैचारिक श्रेष्ठता को देखकर ही महात्मा गांधी इन्हें महामना कहकर संबोधित करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये शिक्षक बने, संपादक रहे और इन्होंने वकालत भी की। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। ये शिक्षक भी रहे, संपादक के पद को भी इन्होंने विभूषित किया और इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की और इन्होंने वकालत भी की, परंतु इनके मन में शांति नहीं मिली। परंतु इनके मन में शांति नहीं मिली। अंततः ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अंततः ये क्या किए? स्वतंत्रता संग्राम में ही कूद पड़े। जैसा कि आगे लिखा है, अशिक्षा को भारतीयों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण मानकर इन्होंने वाराणसी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अशिक्षा को भारतीयों के पिछड़ेपन का इन्होंने मुख्य कारण माना। ये मानते थे कि जो भारतीय लोगों में पिछड़ापन का मुख्य कारण है वो यहाँ की अशिक्षा है। इसीलिए इन्होंने वाराणसी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, जिसको आज हम BHU के नाम से भी जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने धनी निर्धन सभी को यथा आर्थिक सहायता मांगी। सभी से क्या किया इन्होंने? यथाशक्ति जो जितना दे सकता था उससे उतनी आर्थिक सहायता मांगी। यह विश्वविद्यालय आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनुपम योगदान देते हुए इनकी धवल कीर्ति को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर रहा है। इनके द्वारा जिस विद्यालय की नींव डाली गई उसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसका आधुनिक नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उसकी नींव इन्होंने ही डाली थी और इन्होंने इसकी नींव डालने के लिए चाहे वो निर्धन व्यक्ति हो या धनवान व्यक्ति हो, सभी से क्या की? आर्थिक सहायता की याचना की थी। और प्रस्तुत पाठ में मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो ये तो था पाठ का परिचय। अब हम लोग जानते हैं पाठ का सारांश। तो जैसा पाठ का सारांश आपको दिखाई दे रहा होगा
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, क्योंकि यह कई बार कई परीक्षाओं में बोर्ड के आपके इस पाठ का सारांश लिखने के लिए आ चुका है। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण समझते हुए मैंने इसका वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का सारांश हम लोग कैसे लिखेंगे इस बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम मेन हेडिंग होगी वेशभूषा। तो मदन मोहन मालवीय जी की वेशभूषा कैसी थी, तो बताते हैं कि ये गौर वर्ण के एवं कांतिमय शरीर वाले, श्वेत वस्त्र वाले, गले में दुपट्टा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, मस्तक पर कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन का तिलक और सफ़ेद उपानह अर्थात सफ़ेद जूता मालवीय जी के भारतीय चरित्र और हृदय की निर्मलता को प्रकट करते थे। वस्तुतः भारतीय संस्कृति ही इनमें संपूर्ण रूप में निरूपित थी। वास्तव में जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय संस्कृति इन्हीं में दिखाई देती है। तो वही चीज़ कहा गया कि वस्तुतः भारतीय संस्कृति ही इनमें संपूर्ण रूप में रूपायित थी। जन्म, दूसरी हेडिंग होगी जन्म। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म सन 1861 ईस्वी में 25 दिसंबर को प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 25 दिसंबर। इनके पिता ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उनके पूर्वज मालव देश से आकर प्रयाग में रहने लगे थे, इसी कारण ये मालवीय कहलाए। धन से संपन्न न होने पर भी धार्मिक होने के कारण ये समाज में समादृत थे, अर्थात इनका बहुत आदर किया जाता था। यद्यपि पंडित जी का परिवार अत्यधिक धनवान नहीं था, फिर भी अपनी विद्वता के कारण विद्वत समाज में इनके परिवार को और इनको बड़ा ही आदर के भाव से देखा जाता था। अगली हेडिंग है शिक्षा। शिक्षा की बात की जाए तो मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग की एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। संस्कृत के अध्ययन से इनके हृदय में भारतीय आदर्श चरित्रों, भारतीय संस्कृति एवं देश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बाद में इनकी शिक्षा राजकीय हाई स्कूल तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज में हुई। पारिवारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और पर्याप्त समय बाद LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च न्यायालय प्रयाग में वकालत भी प्रारंभ कर दिया। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा ऐसे हुई। ठीक, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने राजकीय हाई स्कूल तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। पारिवारिक परिस्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, प्रतिकूल थी। इस कारण अध्यापन कार्य को इन्होंने प्रारंभ किया और पर्याप्त समय के बाद अर्थात बीच में कुछ समय रुकने के बाद इन्होंने BA LLB दिया है। केवल LLB का परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च न्यायालय प्रयाग में ही क्या किया, वकालत प्रारंभ कर दिया था। अगली हेडिंग की बात करें तो हम लोग इनकी प्रतिभा के बारे में जानेंगे कि कितने प्रतिभाशाली थे। ठीक, प्रतिभा की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के कलकत्ता अधिवेशन में व्यवस्थापिका सभा विषय पर विचारपूर्ण और गंभीर भाषण दिया। उस समय इनकी आयु मात्र 25 वर्ष की थी। इनके विशद विचारों को सुनकर उच्च कोटि के नेता और देश सेवक स्तब्ध रह गए और इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बना लिया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर काला कांकर के राजा राजपाल सिंह ने इनसे हिंदुस्तान दैनिक के संपादन का अनुरोध किया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जो काला कांकर की राजा थे, काला कांकर हमें लगता है वर्तमान समय में प्रतापगढ़ के आसपास का कोई क्षेत्र है जहां काला कांकर
नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो वहाँ काला कांकर के राजा रामपाल सिंह ने इनसे हिंदुस्तान दैनिक के संपादन का अनुरोध किया। जो उस समय की दैनिक पत्रिका हिंदुस्तान थी, उसके संपादन का अनुरोध किया कि आप इसका संपादन का कार्य संभालें। अगली हेडिंग की बात करें तो अगला है हिंदी सेवा और राष्ट्र सेवा। हिंदी सेवा और राष्ट्र सेवा। तो हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषा का प्रचार किया। हिंदुस्तान के अतिरिक्त अन्य पत्रों का संपादन करते समय भी राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा की सेवा ही इनका प्रमुख लक्ष्य था। न्यायालयों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हो, इसके लिए मालवीय जी ने पर्याप्त प्रयास किया। न्यायालय में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, इसके लिए मालवीय जी ने काफ़ी प्रयास किया। अगली बात करें तो वकालत। अगली हेडिंग आती है वकालत। तो मालवीय जी के विचार स्पष्ट, गंभीर और युक्तिसंगत होते थे। अंग्रेजों की आलोचना करते हुए भी ये भयभीत नहीं होते थे। पत्र संपादन में मन न लगने के कारण इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। थोड़े ही दिनों में इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर न्याय के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली। ये कभी झूठे मुकदमों की पैरवी नहीं करते थे। यद्यपि ये वकील थे, फिर भी कभी इन्होंने झूठे केस या झूठे जो मुकदमे होते थे उसकी पैरवी कभी नहीं की, अर्थात उसकी वकालत इन्होंने कभी नहीं की। सिद्धांतवादी प्रकृति के थे ये। अगली बात की जाए तो देश की स्वतंत्रता में योगदान। देश की स्वतंत्रता में योगदान। अध्यापक रहते हुए और पत्रों का संपादन करते हुए भी मालवीय जी को शांति नहीं मिली। देश की परतंत्रता से इनका मन बहुत खिन्न रहा करता था। ये देश को स्वतंत्र कराने की चिंता में लग गए। 3 बार ये अखिल भारतीय कांग्रेस दल के सभापति बने और सन 1931 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि वार्ता करने के लिए गांधी जी के साथ इंग्लैंड भी गए। आंग्ल भाषा में व्यक्त किए गए इनके विचारों से अंग्रेज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अगली हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग है रचनात्मक कार्य। मालवीय जी का रचनात्मक कार्य। तो मालवीय जी ने राष्ट्र सेवा में लगे रहकर प्रयाग में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास और मिंटो पार्क का निर्माण कराया। देश की उन्नति के लिए शिक्षा को विशेष साधन मानकर वाराणसी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय के परिसर में अनेक महाविद्यालय हैं, जिनमें विदेशी भाषा, विज्ञान, कला आदि का ज्ञान कराते हुए भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास की भी शिक्षा दी जाती है। मालवीय जी विभिन्न पर्वों के अवसरों पर भागवत और पुराणों की कथा सुललित और मधुर भाषा में छात्रों और अध्यापकों को स्वयं सुनाते थे। भारतीय आचार विचारों से छात्रों को परिचित कराना ही इनका उद्देश्य था। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही ये उसके कुलपति रहे। ये छात्रों को अपने प्रिय पुत्र सा मानते थे। किसी छात्र के बीमार पड़ने पर पितृवत वात्सल्य प्रदान करते थे और आर्थिक संकट पड़ने पर सहायता भी करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को ये अपने पुत्र के समान मानते थे और स्वयं को इनके पिता की तरह मानते थे। और जो पिता का धर्म होता है वही इन बच्चों के प्रति रखते थे। सदैव ही बच्चों के बीमार पड़ने पर भी जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्रेम करता है, उसी तरह हॉस्टल का यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो एक पिता के समान उसकी सहायता करते थे। मालवीय जी देश के असहाय जनों के कष्टों को देखकर अत्यंत दुखी रहते थे।
वे जब भी देश के किसी भी असहाय लोगों के कष्टों को देखते थे तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। इन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महान प्रयास किए। सन 1944 ईस्वी में भारत में सांप्रदायिक झगड़े हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। मालवीय जी का हृदय इसको देखकर बहुत दुखी हुआ और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका यश आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से ये जुड़े हुए थे, सदैव ही इन्होंने तमाम प्रकार की समस्याओं अभावों को झेला था। तो उसी को जब ये किसी के अंदर देखते थे या किसी भी व्यक्ति को इसी प्रकार दुखी देखते थे तो ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे और इनका हृदय अत्यंत ही पीड़ा से भर जाता था। यही कारण है कि जब सांप्रदायिक दंगा हुआ सन 1944 ईस्वी में, जिसमें हजारों मासूम लोग मारे गए, तो मालवीय जी इस घटना को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उनका हृदय बहुत ज़्यादा दुख से भर गया, जिस दुख को वो सहन न कर पाए और उन्होंने अंततः अपना प्राण त्याग दिया। तो इस दुख के कारण ही कह सकते हैं कि उनके जीवन का अंतिम क्षण भी समाप्त हो गया। तो अगर आज की बात करें तो आज भी हम उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके जीवंत स्वरूप को देख सकते हैं, जो कि बनारस में उन्होंने स्थापित करवाया था, वाराणसी में। तो आशा करता हूँ कि आज मदन मोहन मालवीय इस पाठ का सारांश आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इसको फेयर कॉपी में अवश्य नोट कर लें और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की भी दृष्टि से, इसलिए इसको ज़रूर समझने का प्रयास करें। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नभः संस्कृताय शुभम संस्कृतम।